लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। यहाँ हम बात करते हैं उन बयानों की जो देश और दुनिया पर डालने वाले हैं अपना असर, और ऐसे बयानों की भी जो अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में नहीं आ पाते। सबसे पहले बात राजस्थान की, जहां राज्य के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस ट्रोमा सेंटर में हादसे में मारे गए लोगों के लिए संवेदना व्यक्त की। गहलोत ने कहा कि इस हादसे में मृत्यु बहुत दुखी करने वाली है। उन्होंने राज्य सरकार से इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौतों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार को इसे बेहद गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि उनके समय में राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य के मामले में पूरे देश में नंबर 1 था। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि राजस्थान के इस मॉडल की स्टडी की जाए और इसे पूरे देश में लागू किया जाए। देखिए, ये तो सरकार पता नहीं क्या कारण है कि इतने दिन से हम सुन रहे हैं बच्चों की डेथ हो रही है या जगह जगह पर ये प्रॉब्लम आ रही है। अलवर में, भरतपुर में, पता नहीं कहाँ कहाँ पर है। तो जब मालूम, सीकर में भी जब मालूम है कि राजस्थान का नाम आज पूरे देश के अंदर मेडिकल को लेके, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के आज नंबर 1 पर है। पूरे देश के हर राज्य में चर्चा होती है कि राजस्थान सरकार जो पहले थी कांग्रेस की, तब 25 लाख का जो इंश्योरेंस था वो, और दवाएं फ्री, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, ऑपरेशन फ्री, ये कहीं हिंदुस्तान में नहीं है, कहीं पर सारी दुनिया में भी नहीं होगा। ये स्थिति राजस्थान सरकार ने बनाई एक अभिनव प्रयोग करके। मैं तो बार बार मांग करता हूं कि भारत सरकार को हमारे प्रयोग को उसका विश्लेषण करना चाहिए, उसका एग्जामिन करना चाहिए कि भाई किस प्रकार हमने इसको लागू किया, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता कि 25 लाख का बीमा हो सकता है क्या, ऑपरेशन फ्री हो सकते हैं क्या। जयपुर में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने नकली दवाओं के विरोध में पैदल मार्च निकाला। उन्होंने कफ सिरप विवाद में कथित रूप से नकली दवाओं की बिक्री में शामिल दवा कंपनियों को बचाने का आरोप लगाया। ये विरोध प्रदर्शन नकली दवा को लेकर हो रहा है, और ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार को यही समझ नहीं है कि यदि आप नकली दवा बेचोगे तो फिर लोग बचेंगे कैसे। तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और दवा के नाम पर किसी की कीमत पर जहर को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 20 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन सरकार बोलती है कि दवाई खाना चाहिए। देखिए, सरकार तो उन कंपनियों को बचाना चाहती है जिनसे पैसे लिए हैं। तो ये सरकार में भ्रष्टाचार, दवाई के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है सरकार। इससे ज्यादा पाप क्या हो सकता है। और ये जो कर रही है सरकार वो बिल्कुल गलत है। इसको लेकर कांग्रेस। उधर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रयागराज के स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रयागराज के लोगों को सर्वोत्तम चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास करने की बात कही। पाठक ने कहा कि प्रयागराज के लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए स्वास्थ्य संसाधनों में और बढ़ोतरी की जाएगी। इसी वार्ड का हमने निरीक्षण किया है, अभी हम बैठक भी करेंगे। प्रयागराज में अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों सभी लोगों को, उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज को हम उच्चीकृत भी करने की योजना बना रहे हैं। शीघ्र ही आपके समक्ष आएंगे। इसमें बेड्स भी बढ़ाए जाएंगे और संसाधन भी बढ़ाएंगे। हर स्थिति में इसको हम बेहतर से बेहतर चिकित्सा का केंद्र बनाने जा रहे हैं। एक नाम महसूस आपने कहा है कि कावड़ी में फूल बरसाए जाते हैं और आई लव मोहम्मद करने पे जेल। देखिए, ये जो तरह तरह के आरोप विपक्षी दल के लोग लगा रहे हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी की इज्जत करते हैं। गैर कानूनी गतिविधियों को बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। ये कहना गलत है कि इस प्रकार की घटना पर एफआईआर हुई है। अगर कोई अचानक सड़क पर निकल करके अराजकता करता है तो एफआईआर पढ़ेंगे तो उस आधार पर उसमें लिखा हुआ है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सबको
वोटिंग के दौरान बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पहचान सख्ती से करने के मामले को लेकर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा ने मुस्लिम दलित महिलाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पहचान की जांच करनी है तो हर वर्ग की होनी चाहिए। अलका लामा ने कहा कि ऐसी नीतियां मतदान के अधिकार को प्रभावित कर सकती हैं और लोगों को भ्रम में डाल सकती हैं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी द्वारा चुनाव आयोग से मतदान के दौरान बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पहचान की सख्ती से जांच करने की मांग की गई है। आइडेंटिटी क्रॉस चेक की जाए जब वो वोट डालने आएंगी, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कई बार ऐसा होता है कि जो महिलाएं वोट डालने आ रही हैं और जो पहचान पत्र वो दिखा रही हैं उन दोनों में असमानता है। इसी कारण जितनी भी आएंगी महिलाएं बुर्का पहनकर उनका क्रॉस वेरिफिकेशन हो आइडेंटिटी कार्ड के जरिए। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कहूँगी खाली मुस्लिम महिलाएं ही क्यों, हर मतदाता का। और फोटो की बात करेंगे, मेरा आधार कार्ड और मेरा वोटर आईडी कार्ड आपको मैं दिखाऊं तो आप पहचानेंगे नहीं कि वो मैं ही हूँ। ये बहुत मुश्किल है कि आपके आधार और आपके फोटो से आपके आज का मिलन करना, और हर 2 मिनट पहले तो आधार फोटो बनता नहीं कि आपकी लेटेस्ट लुक क्या है आज वो आएगी, है ना। लेकिन बात यह है कि हाँ, हमें ये बिल्कुल इस बात की चिंता है, हमें लग रहा है ऐसा होगा और हम सतर्क हैं कि माइनॉरिटी की महिलाओं को जो 23 लाख महिला मतदाताओं को काटा गया है उसमें बिल्कुल मुस्लिम मतदाताओं को, इवन दलित को भी किसी ना किसी हिसाब से वोट करने से, जिनका वोट है भी, उन्हें भी वोट करने से वंचित किया जाएगा, उन्हें भटकाया जाएगा कि आपका वोट तो है हाँ, लेकिन आपका वोट इस बूथ पे नहीं है, आपको यहां से 2 किलोमीटर उस बूथ पे जाना है। ये सब खेल होगा, समय बर्बाद किया जाएगा और ये वही होगा जो ज्यादातर बूथ आप देखेंगे जहां पर माइनॉरिटी वोट है या दलितों की वोट है, रिजर्व सीट्स है, ये वहां पर खेल होगा। हम इसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। और पश्चिम बंगाल और सिक्किम में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गहरा दुख जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं प्रभावित परिवारों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि लापता लोग जल्द से जल्द सुरक्षित मिलेंगे। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जाए। केंद्र सरकार से आग्रह है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभावित राज्यों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराए। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से प्रशासन का सहयोग और प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का भी अनुरोध किया। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने दावा किया कि ट्रंप की पहल के बाद उन सभी बंधकों की वापसी की सूचना मिल सकती है जो जीवित हैं या शहीद हो गए हैं। पहले चरण में हमास को निष्क्रिय करना और गाजा का निशस्त्रीकरण जरूरी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि आईडीएफ गाजा सिटी के नियंत्रित क्षेत्रों में रहेगा और कम्युनिटीज की रक्षा करेगा। कैट्स ने कहा कि आईडीएफ की कार्रवाइयों से करीब 9 लाख लोग साउथ की ओर स्थानांतरित हुए हैं, जिससे हमास और उसके समर्थक देशों पर दबाव बढ़ा और ट्रंप की पहल का यही आधार बना। उन्होंने उम्मीद जताई कि पहला चरण जल्द लागू होगा और सभी बंधकों की रिहाई होगी। כשנתיים לאחר השבת השחורה בשמחת תורה, אנחנו עשויים להתבשר בקרוב על חזרתם הביתה של כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, בהתאם ליוזמת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שבסופה החמאס יפורק מנשקו ורצועת עזה תפורז וצה"ל יישאר בשטחים שולטים כדי להגן על היישובים ויפעל כנגד כל איום. הסיבה למהפך האפשרי בעמדת ארגון הטרור חמאס היא עוצמת הלחץ שמפריעה ישראל על העיר עזה. ההחלטה לכבוש את עזה, הקרסת רבי הקומות ועוצמת התמרון של צה"ל בעיר עזה, אותו מובילים חיילינו הגיבורים, הביאו לפינוי של כ-900,000 מתושבי עזה דרומה וללחץ אדיר על החמאס והמדינות שתומכות בו שחששו מקריסתו. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डिस्कशन में अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है और इसी कारण अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लागू किए हैं। हालांकि भारत ने सार्वजनिक रूप से इस टैरिफ को अनफेयर बताया है। उन्होंने कहा कि अजरबैजान, आर्मीनिया, यूक्रेन, रूस और इजराइल ईरान जैसे संघर्षों में स्टैंड ऑफ हथियारों के जरिए बिना सीधे संपर्क वाले युद्ध निर्णायक असर डाल रहे हैं।
the nature of weaponry, the nature of war has today fundamentally changed. We have seen that in multiple conflicts, starting with Azerbaijan, Armenia, Ukraine, Russia, Israel, Iran. So, contactless war, often with standoff weapons, but which can have a very impactful, sometimes even a decisive outcome. These are today the characteristics of this landscape of these turbulent times. ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.